दूसरे एक्ट का नाम क्या था? बहुत शानदार। अरे भैया दूसरा एक्ट चार्टर एक्ट था, पिट्स इंडिया नहीं। पिट्स इंडिया था कि चार्टर था, जल्दी से बताओ। अभी भी धोखा भैया, दूसरा चार्टर नहीं था, पिट्स इंडिया एक्ट था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, ये दो एक्ट डिस्कस कर दिए थे हमने आपको, और आप सभी को मैं अगले एक्ट बताने का प्रयास करने वाला था, लेकिन समय पूरा हो गया था, इसके चलते हम लोग वहां पे काम नहीं कर पाए थे। लेकिन आज यहाँ काम जरूर करेंगे और बात को समझने का भी प्रयास करेंगे। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिए और याद रखिए। ठीक है, बोलो जल्दी से यस और नो, जल्दी से बता दो भैया, सभी लोग बता दें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी? ठीक है, नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही स्नेहपूर्वक। चलिए, बिजनेस इशू हो गया था, पॉलिटिकल इशू हो गया था, बिल्कुल शुभ जी, बिल्कुल। दो बातें कर ली थी, अगली बात करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा। देखिए, अब अगर मैं आप सभी से बात करूं तो कहते हैं मेरे दोस्तों कि जो बोर्ड ऑफ, देखिए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कुल सदस्यों की संख्या 6 थी। कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे। और इन सभी का जो अपॉइंटमेंट था, इन सभी 6 सदस्यों की जो नियुक्ति थी, वो ब्रिटिश के किंग के द्वारा की जाती थी, या आप कह सकते हो वहां के राजा के द्वारा की जाती थी। साथ ही साथ में मैं बता दूं यहाँ पे, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, ये कहाँ रहता था? तो ये भैया इंग्लैंड में था। कहां पर था? इंग्लैंड में। लेकिन पहले क्या होता था? दोस्त अमृतेश जी, अमृतेश कुमार नाम है शायद आपका। सॉरी माय डियर, मैंने पिट्स इंडिया में कुछ बातें बता दी हैं और कुछ बातें मैं बता रहा हूं, ठीक है। और अगली जो पिछली क्लास है वो आप लोगों के रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुंच चुकी होगी, आप उसे देख सकते हैं और वहां से एक बार शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये इंग्लैंड में था। अब मेरी बात को समझिएगा, पहले इन सभी की जो सैलरी थी, इन सभी की, किसकी सैलरी बेटा? जो ये मेंबर्स हैं 6, इन सभी की सैलरी पहले कौन देता था? बोलो जल्दी से। इंग्लैंड की सरकार देती थी, या कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उनके द्वारा, या ब्रिटिशर्स के द्वारा दी जाती थी। लेकिन बाद में इन लोगों की जो सैलरी थी वो भारतीयों के द्वारा दी जाने लगी, मतलब भारत के द्वारा या भारत के राजस्व के द्वारा दी जाने लगी। किसके द्वारा दी जाने लगी थी? इंडिया के द्वारा। क्यों दी जाने लगी थी? इसलिए दी जाने लगी थी मेरे दोस्त, भारत के द्वारा, कि ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? तो कहा भारतीयों के लिए। तो कहा फिर सैलरी हम क्यों देंगे? भारतीय ही देंगे। तो भैया यहाँ पर जो सैलरी थी वो भारतीयों के द्वारा दी जाने लगी। पहला पॉइंट तो ये बनता है। अगला पॉइंट क्या बनता है, उस बात को समझिएगा। दूसरा, मैंने एक शब्द बताया था आप सभी को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट। क्या मैं सही कह रहा हूं? डायरेक्टरेट। अगर मैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट की बात करूं तो इसमें कहा गया, क्या कहा गया? ये भी भैया इंग्लैंड में, ये भी कहां पर? इंग्लैंड में। बिल्कुल टैक्स में से सैलरी ही दी जाएगी मेरे दोस्त। जो भी यहां से रेवेन्यू आता था, भारत में जो भी राजस्व आता था, उस राजस्व से यहां पर क्या दिया जाने लगा? सैलरी दी जाने लगी इन 6 सदस्यों को। बस, इससे ज्यादा कुछ जानने का प्रयास नहीं करना मेरे दोस्त, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या था कि अगर मान लीजिए राजा से युद्ध या संधि करनी है, राजा से युद्ध या संधि करनी है, तो सबसे पहले आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट से क्या करनी होगी? परमिशन लेनी होगी। क्या लेनी होगी? परमिशन लेनी होगी। मतलब आप किसी भी भारतीय राजा से क्या करना चाहते हैं बताइए? अगर युद्ध करना चाहते हैं या फिर आप संधि करना चाहते हैं, संधि का मतलब होता है ट्रीटी। अगर आप किसी से युद्ध करना चाहते हैं या ट्रीटी करना चाहते हैं,
तो आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट की परमिशन लेनी ही हुआ करती थी। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। मुद्दा क्लियर इतना। अगला हम लोगों का जो एक्ट था उसका नाम था चार्टर एक्ट 1813। मेरी बात को बड़े गौर से समझिएगा और जानने की कोशिश करिएगा। चार्टर एक्ट 1813 क्या कहता है? इसे कहा गया है इंडियन एजुकेशन एक्ट। क्या मैंने नाम लिया, जल्दी से बताओ। इसे एक और नाम दिया गया है, दैट इज द नेम इज इंडियन एजुकेशन एक्ट। इंडियन एजुकेशन एक्ट। क्यों कहा गया इंडियन एजुकेशन एक्ट, क्या कारण है? इसका कारण यह है कि इसी एक्ट के तहत भारत में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। किसमें? शिक्षा में। किसमें खर्च होगा? शिक्षा में खर्च किया जाएगा। मतलब कहने का, अब भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी उसे और बेहतर बनाने के लिए कार्य किए जाने लगे। क्या बेहतर बनाने के लिए बेटा? भारत की शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए काम किए जाने शुरू हो गए। बोलो मुद्दा क्लियर सभी बच्चों को कि नहीं? जल्दी से बता दें। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और याद याद से सुनिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा और याद से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से आपके एग्जाम के लिए। क्या मैंने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसके लिए? आपके एग्जाम के लिए। कहते हैं यहीं पर इसी चार्टर एक्ट 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, कंपनी की जो मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहां सिर्फ एक बेचने वाला है। अगर एक बेचनी, एक आजकल 2020 नहीं चल रहा है, ये 1813 है। यहाँ पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप याद रखिएगा कि पैसे की वैल्यू यहाँ बहुत ज्यादा थी। किसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे पैसे की वैल्यू यहाँ पर बहुत ज्यादा थी। इस बात को याद रखेंगे। तो इनकी जो मोनोपोली थी उसे क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। मतलब आप कह सकते हैं अबोलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन कंपनी ने कहा कि हमारा सब कुछ खत्म कर दो, उससे पहले एक काम करो, हमारा चाइना का ट्रेड, जो चाइना का व्यापार है वो, और जो चाय का व्यापार है, जो चाय का व्यापार है और जो चाइना से ट्रेड है, इन दो में हमारी मोनोपोली बनी रहने दो। तो इन दो को छोड़ करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी व्यापारिक क्षेत्रों में मोनोपोली थी उसे हर जगह से क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, या आप कह सकते हैं उसे नष्ट कर दिया गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से बताओ यस और नो। फिर मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से। ठीक है, आई हैव डाउट। जो आज आपका डाउट है वो बताइए। जो आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं आप, बताएं आप। चलिए अगली बात को मेरे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगला एक्ट है आप सभी का चार्टर एक्ट 1833। अगला एक्ट है ट्रेड। सर एक बार और बता दीजिए। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है जैसे एक बाजार में सिर्फ एक आदमी हो। विपुल सिंह कह रहे हैं हमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट बता दीजिए। देखो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है उसे बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट 1781। क्या बोलते हैं विपुल सिंह? उसे बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट 1781। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी उसे सुप्रीम कोर्ट से या उसके सुप्रीम कोर्ट में जो दखल थे उससे बाहर किया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से उनको बाहर कर दिया गया था। ठीक है। मानस शुक्ला कह रहे हैं किस चीज की ट्रेड होती थी?
ये तो शुक्ला जी फिर तुमने हद कर दी, है ना। किस चीज की ट्रेड होती थी? डिफरेंट टाइप की ट्रेड्स थी, ठीक है। डिफरेंट टाइप की ट्रेड्स आज भी हो रही हैं और तब भी होती थी, ठीक। अब किस टाइप की ट्रेड आपको बताई जाए? अब आप मुझे बताइए किस टाइप की ट्रेड बताई जाए आपको मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ आप, है ना। तो यहाँ पे ट्रेड डिफरेंट टाइप की ट्रेड्स थी, विभिन्न प्रकार की ट्रेडें हुआ करती थी, इस बात को आपको पता होना चाहिए। मोनोपोली, सिंगल प्रोड्यूसर, बिल्कुल मैंने वही बात बोली है, एक बेचने वाला है और खरीदने वाले कई होते हैं। जैसे भारत में अपने क्या है, रेलवे, रेलवे जो है ये इसकी मोनोपोली है, बताओ है या नहीं है? इससे अच्छा कोई एग्जांपल है आपके पास में? संदेश जी बताएं, बोलो जल्दी से, रेलवे से अच्छा कोई एग्जांपल है? बताइए, अकेला है मार्केट में कि नहीं है? बोलो जल्दी से प्लीज। आप अकरम जी पिछला वीडियो देखेंगे, आपको 1813 का एक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, 1833 पे बात करूंगा मैं आप सभी को। 1833 क्या कहता है, आप सुनिएगा बड़े गौर से, ध्यान से बात को सुनिएगा। यहां पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, क्या मैंने शब्द बोला? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उस व्यक्ति को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहां का गवर्नर जनरल बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस प्रकार भारत का पहला जो गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड विलियम वेंटिक। बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छी बात है ये भी। देखिए मैं ये बोलूंगा मोहित जी, ये आपने बाल में खाल निकालने की बात की है, क्या आपको लगता है कि रेलवे अकेला है, एक अकेली चीज है? तो आप कहेंगे हाँ सर एक अकेली चीज है। अब बेचने वाले कई हैं क्या रेलवे को? रेलवे को चलाने वाले कई हैं क्या? मैंने इतना बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है और आप इसके बाद भी नहीं समझ पाए। लॉर्ड विलियम वेंटिक, बोलो। अब मेरी आप बात बताओ, रेलवे मैंने कह दिया एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का साधन है जिसे अगर रेलवे चाहे तो टिकट के दाम को कभी भी बढ़ा सकता है, बोलो। चाहे तो कभी भी घटा सकता है, बोलो। और अगर चाहे तो बढ़ने के बाद और भी बढ़ा सकता है, बोलो। तो तुम्हारी इच्छा, मत जाओ रेल, है ना। लेकिन रेलवे वो वस्तु, कोई जरूरी नहीं कि ट्रेडर में कैसी होगी। अब ऐसे नहीं कह सकता है, ठीक है। और वहां पर दुकान को छोड़ करके 5 किलोमीटर दूर जाएंगे? बताइए जल्दी से, आप अपने घर को
मैं कुछ आप सभी से कह रहा था, क्या कह रहा था? अब आवाज आ रही है बेटा? अब आवाज आ रही है सभी को मेरी? टेल मी गाइस। ठीक है, ओके ओके डन। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। तो भारत में पहला जो बंगाल का गवर्नर यहां पर हुआ, यही वो व्यक्ति था जो भारत का आगे चल के क्या बना, गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड विलियम वेंटिक की अगर मैं बात करता हूं, तो कहते हैं ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन कहेगा बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल, बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल और भारत का, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल। बात समझ रहे हैं? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम वेंटिक हुआ। ये वही लॉर्ड विलियम वेंटिक है जिसने भारत में ढेर सारे काम किए। उन ढेर सारे कामों में सबसे इंपॉर्टेंट था सती प्रथा का अंत। किसका बेटा? सती प्रथा कहिए, सती प्रैक्टिस कह लीजिए। सती प्रैक्टिस का अंत मतलब सती जानते हो ना, जब किसी विवाहित महिला का पति एक्सपायर हो जाता है तो उस महिला को जिंदा जलना होता है। अब आप सोच सकते हो कितनी भयावह स्थिति होती होगी। सोचो हाँ या ना, बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, बताओ जल्दी से। भाई सिंपल सी बात आप बताओ मुझे कि एक ऐसी महिला जो जिंदा जलना पड़े, अगर आप कभी रोटी की भाप से जल जाते हैं तो कितनी कहानी खराब हो जाती है, जल जाते हैं ना। बिल्कुल, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि ये काम इन्होंने एक भारतीय के साथ मिलके किया था जिनका नाम राजा राममोहन राय था। क्या नाम था? राजा राम मोहन राय था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब देखिए दूसरा काम क्या हुआ 1833 के चार्टर के अंतर्गत, उसे समझने का प्रयास करते हैं। 1833 के चार्टर में जो दूसरा काम हुआ उसे समझने का प्रयास करते हैं। बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पेस तलाश लेते हैं। यहां पर मैं बता दे रहा हूं, वहां स्पेस नहीं है। 1833 में जो दूसरा काम हुआ बेटा वो क्या था, या दूसरी जो टॉक हुई वो क्या हुई, क्या काम हुआ यहां पर, उसे समझने का प्रयास करिए। नवीन सिंह आपका हैंड रेज है, आप अपनी बात को रख सकते हैं, चैट बॉक्स में बताएं क्या समस्या है, उसे निदान करने का प्रयास किया जाएगा। यहां पर बेटा बनाया गया लॉ कमीशन। क्या बनाया गया? लॉ कमीशन का मतलब होता है विधि आयोग। क्या मतलब होता है? विधि आयोग। और उस विधि आयोग में क्या किया गया? एक व्यक्ति बनाया गया, एक लॉ ऑफिसर आया। कौन आया? लॉ ऑफिसर आया। लॉ ऑफिसर का मतलब क्या होता है? विधि अधिकारी आया। और पहली बार भारत में पहला लॉ ऑफिसर कौन हुआ? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, पहला लॉ ऑफिसर कौन हुआ? जिसे कहा जाता है लॉर्ड मैकाले। क्या कहते हैं? लॉर्ड मैकाले। इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। अब अगर मैं कहूं तो यही लॉर्ड मैकाले है जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अब मेरी बात को थोड़ी कहानी के रूप में सुनिएगा। होता क्या है कि जो लॉर्ड मैकाले हैं, देखिएगा मेरी बात को सुनिएगा। जो लॉर्ड मैकाले हैं ये लॉ आयोग के या विधि कमीशन के या विधि आयोग के लॉ ऑफिसर के रूप में भारत में नियुक्त होते हैं। और ये काम करते हैं किसके लिए? गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के लिए। गवर्नर जनरल प्लस उनकी जो काउंसिल है उसमें जोड़े गए ये व्यक्ति है। अब जितने भी काम होते हैं भारत में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए समझिए, आपको एक बात जरूर पता होगी कि जितने लीगल काम होते हैं, सही कानूनी तौर पर काम किए जाते हैं, उनमें
वकील का होना बहुत जरूरी है। और ये लॉ ऑफिसर कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एडवोकेट है। क्या है ये? एडवोकेट है बस। अब मैकाले क्या करता है कि भारत में जो प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए दिया जाने वाला पैसा है, तो उससे क्या किया जा रहा है? भारतीय शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? भारतीय शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब होता क्या है, उस बात को समझने का प्रयास करिए। भारत में जो शिक्षा प्रणाली है उसे बेहतर तो बनाया जा रहा है, लेकिन भारत में एक नई शिक्षा प्रणाली को खोजने का प्रयास किया जा रहा है और एक नई शिक्षा प्रणाली की स्थापना की बात चल रही है। लेकिन जो लॉर्ड विलियम वेंटिक है, ये चाहते हैं कि जो पैसा भारत में भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए आ रहा है ये वहीं खर्च हो। लेकिन अब प्रपोजल कौन तैयार करेगा बताइए मुझे? गवर्नर जनरल? तो कहेंगे नहीं। तो कौन तैयार करेगा? तो प्रपोजल गवर्नर जनरल तैयार नहीं करेगा, प्रपोजल तैयार करेगा एडवोकेट। तो एडवोकेट ने क्या किया, इस लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, जो पैसा हिंदी एजुकेशन सिस्टम के लिए जाता था, जो पैसा भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए जा रहा था, हिंदी मीडियम के लिए जा रहा था, उस पैसे को इसने कहां लगा दिया? इंग्लिश में लगा दिया। और इस प्रकार भारत में क्या आ गई? अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा गया। अब अगर आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन होगा, सुन लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहते हैं? पहला सवाल, आंसर आपको पता हो गया, जल्दी से कमेंट में भी बता दीजिए। अब कहते हैं दूसरा प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली भारत में किसके शासनकाल में आई थी? तब आप आंसर करेंगे लॉर्ड मैकाले की जगह पे क्या? लॉर्ड विलियम वेंटिक, क्योंकि वो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, कहां के? भारत के। अब अगला जो एक्ट है हम लोगों का वो कौन सा है? वो आप सभी को पता है, वो आप सभी को पता है। प्रेम प्रकाश जी कह रहे हैं पहला स्कूल और पहला कॉलेज बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि ये स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है मेरे दोस्त, कि पहला स्कूल कौन सा अंग्रेजों ने खोला है ना, तो इस ऐसे सवालों का कोई तथ्य नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले मदरसे खोले गए थे, जो कि कलकत्ता में खोले गए थे। सिर्फ इतनी बात बोलूंगा, यहाँ कोई नाम नहीं है, कोई चीज नहीं है। ठीक, दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं मेरे दोस्त प्रेम प्रकाश जी, उसके ऊपर भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि भारत में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम आया था, पहली चीज। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे रिफॉर्म्स किए थे जो कि एजुकेशन के सिस्टम से थे, जो कि रिलेट करेंगे आपके हिस्ट्री में। तो वहां हिस्ट्री में हम बातें करेंगे इसकी, जो बातें यहाँ तक की हैं उनको सीमित रखेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1853 का एक्ट क्या कहता है उस पर बात कर लेते हैं। आज आपका ये खत्म होना है, ध्यान रखिएगा। चाहे आप एक बात को 20 बार पूछ लीजिए और चाहे आप एक बात पूछ लीजिए, 1 घंटे में एक टॉपिक फिनिश करना है मुझे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो 1853 की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं यहाँ पर बेसिकली क्या चीजें आई और क्या बातें आई उनको लेकर के। यहाँ पर मैं सिंपल सी अगर बात कहना चाहूं तो भारतीय सिविल सेवा यहाँ पे चलती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज। इस सिविल सर्विसेज में कोई भी भारतीय हिस्सा नहीं ले सकता था, मतलब इसका एग्जाम होता था उसमें कोई भी भारतीय हिस्सा नहीं ले सकता था पहले एग्जाम में। लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ तो इस एक्ट के पास होते ही भारतीयों के द्वारा या इंडियंस के द्वारा इस सिविल सर्विसेज में या इस सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भाग लेना प्रारंभ हुआ। और इसी के साथ भारत में पहले जो आईसीएस बने वो कोई और नहीं बने थे, वो कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के पहले आईसीएस कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र नाथ। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, बनर्जी नहीं थे मेरे भाई, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ सत्येंद्र नाथ नाम है, इतना ध्यान रखिएगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर गलत हो तो एक बार बताइएगा मुझे भी। वैसे 99% तो टैगोर ही था, 0.1% में कुछ हो भी सकता है। ठीक है, वैसे है नहीं, ऐसा ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला एक्ट आप सभी के सामने है, जिसे क्या कहा गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहां से शुरू होता है आप सभी का क्वीन का शासन। ये है आप सभी का क्वीन रूल। क्वीन रूल कहिए या क्राउन रूल कहिए, यहां से शुरू हो रहा है क्राउन रूल या क्वीन रूल। याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट
और काफी महत्वपूर्ण। 1858 के एक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो काम किए गए। देखिए, एक था बोर्ड ऑफ क्या, डायरेक्टरेट, दूसरा क्या था, बोलो जल्दी से, दूसरा था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया, या आप कह सकते हैं इन दोनों को नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। दूसरी बात क्या आई, ठीक है भैया, धन्यवाद आपका प्रेम प्रकाश जी। देखिए, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो 100% सही होगा। हाँ, कभी हो सकता है कि दिमाग इधर उधर हो, मैं कुछ लिखना और चाह रहा हूँ, लिख कुछ और जाए, वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन मन में मेरे कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो, बहुत शानदार। अगली बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। तो पहला काम क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोनों को नष्ट कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया। अब बात क्या आती है, अब कहा गया कि यहां पर क्या होगा, इसमें सुनिएगा, एक भारत परिषद होगी। क्या होगी, भारत परिषद होगी। कहा, ठीक है, भारत परिषद में कुल मिला के सदस्यों की संख्या 15 होगी, कुल मिला के सदस्यों की संख्या 15 होगी। और इस 15 में 8 सदस्य जो होंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या मैंने कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट होंगे, और 7 सदस्य जो होंगे वो कंपनी के द्वारा। यहां जो होंगे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें नियुक्त करेगी, मतलब लंदन से, और यहाँ जो 7 होंगे वो कंपनी नॉमिनेट करेगी। कौन करेगी नॉमिनेट, कंपनी। मतलब यहाँ पर अलग अलग मेंबर 15 लोग आए, और 15 लोगों में से 8 गवर्नमेंट उसके थे, ब्रिटिश के, और 7 कंपनी के थे। मतलब अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं समस्या थी। और इस भारत परिषद का जो सचिव होगा उसे कहा जाएगा भारत राज सचिव। क्या बोलेंगे, भारत राज सचिव के नाम से जाना जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, यही पूरा पावरफुल व्यक्ति था। अब बात करेंगे हम लोग अगले एक्ट की, जो कह रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 क्या कहता है, उसे समझने का प्रयास करें। नवीन भैया का हैंड रेज हो जाता है, लगता है धोखे से अक्सर, क्यों भाई। चलिए, अब मैं भारत परिषद की अगर बात करूं तो यहाँ दो बातें आई, जो कि 1861 का है। कब का है, 61 का। क्या कहता है क्या नहीं कहता, दो बातों को समझिए। कहा गया नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, मतलब आप नए स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात क्या कही गई, चेंज द नेम ऑफ, चेंज द नेम ऑफ स्टेट, राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्यों के नामों में परिवर्तन। और तीसरी बात बोली गई, राज्यों की सीमा में परिवर्तन। ये 3 काम जो आए वो कहां आए थे, 1861 के एक्ट में। बेटा अंकिता, भारत राष्ट्र सचिव को आप लिखेंगे सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया। अंकिता जी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया, और चाहे तो आप इसे भारत राष्ट्र सचिव ही लिख लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अंकिता जी, क्लियर हो गई बात बच्चे, बोलो जल्दी से। ठीक है, ओके, ठीक है, डन। या आप लिख सकते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया, नो इशू, आई हैव नो इशू। इफ यू वांट टू राइट तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, मेरी तीसरी बात सुनिए। तो 1861 के अंतर्गत क्या क्या हुआ, नए राज्यों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, राज्यों के नामों में परिवर्तन, चेंज द नेम ऑफ स्टेट। तीसरा क्या हुआ, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, चेंज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट ऑल्सो। अच्छा, चौथी बात क्या होती है, यहां पर गवर्नर जनरल को, यहां पर गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया, आप यह कह सकते हैं शक्ति दी गई कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सके या अध्यादेश जारी कर सके। मतलब कहने का आप कह सकते हो, इनहैंस द पावर ऑफ गवर्नर जनरल टू इशू द ऑर्डिनेंस। क्या मैंने बोला,
इनहेंस द पावर ऑफ गवर्नर जनरल टू इशू द ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। क्या प्रदान की गई? जल्दी से बोलो, जल्दी से। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इतनी बात अगर सभी को समझ में आ गई हो तो जल्दी से एक बार डन डना डन डन बता दीजिए, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन ऑल्सो। अब इसके बाद एक एक्ट आता है जिसे कहते हैं रॉयल एक्ट। ये रॉयल एक्ट जो आया ये 1876 में आया था, जिसमें क्वीन विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। क्या मैंने कहा? क्वीन विक्टोरिया को भारत की पूर्ण रूप से साम्राज्ञी घोषित किया गया था। हालांकि अगर आप कोई हल्की किताब पढ़ रहे हैं तो आपको 1858 के एक्ट में ही बता दिया गया होगा कि ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश होता है संजीव जी, अध्यादेश होता है जो आगे चल करके मैं आर्टिकल नंबर 123 में बताऊंगा आपको, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डिनेंस इशू किया जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इशू करता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 213 में करता है, जबकि राष्ट्रपति 113 में करता है। इज इट क्लियर? अब आप कहोगे अध्यादेश क्या होता है, तो फिर ये जानने के लिए अभी आपको इंतजार करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, मोहम्मद अकरम कह रहे हैं 1876 का बता दीजिए एक बार। मैंने कहा उसे कहते हैं शाही अधिनियम, रॉयल एक्ट कहा जाता है। रॉयल एक्ट क्या है? रॉयल एक्ट 1876। यहां महारानी विक्टोरिया को पूर्ण रूप से भारत की सत्ता दे दी गई थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला एक्ट है आप सभी का 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्या है भैया? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब देखो धीरेन्द्र जी हमारे वायसराय पे पहुंच गए। हाँ बेटा मैं आपको बता देता हूं, यहीं पर सुनिए। 1858 का जो एक्ट है उसी में कहा गया था कि भारत में, क्योंकि अब देखिएगा भारत में जो भारत सरकार अधिनियम आया उसी में कहा गया कि जो भारत में गवर्नर जनरल हैं उन गवर्नर जनरल्स को हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पद दे देंगे, जो पद किसका होगा? वायसराय का होगा, ठीक है। या आप कह सकते हो वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत में जो सबसे पहला वायसराय बना था वो कौन बना था? बोलो, लॉर्ड कैनिंग। कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था। रिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ा जाए बेटा। धीरेन्द्र भैया आपकी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ, समझ में बात आ गई? हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को सुनिएगा, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। 1892 का जो एक्ट है इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये, देखो हमारे यहाँ बजट आता था। क्या आता था? बजट। बजट तो आता था, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार भी था हमें। हम क्वेश्चन क्या कर सकते थे? पूछ सकते थे। क्वेश्चन पूछने का अधिकार, या इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन देन यस, आप क्वेश्चन पूछ सकते थे, पूछने का अधिकार था, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डिस्कशन करने का अधिकार था। आप अपना डिस्कशन कर सकते थे, करने का अधिकार। लेकिन अब आ गया लेकिन। अब जब शब्द लेकिन किंतु परंतु आ जाए तो समझ लो धोखा है। वहां पे कहा गया आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं बजट पर। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है क्या? किसी को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है या सिर्फ जगदीश जी को? जल्दी से बताएं, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? इज इट विजिबल और नॉट? जी मेरे पास ऑप्शन आ गया है आंसर, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। यस सर ओके डन है, दिखाई दे रही है। भैया आप अपने साइड चेक करिए। जगदीश नाम था शायद, जगजीत या जगदीश जी। भैया यहां से सभी को दिखाई दे रही है, देखो मेरी स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है। आपके साइड कोई दिक्कत हो तो हम नहीं कह सकते, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखो और समझो मेरे दोस्त। यहां कहा गया कि आप बजट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आप सप्लीमेंट्री, सुनिएगा शब्द को, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। पहली बात कही गई। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? प्रश्न का एक और प्रश्न। क्या मैंने बोला? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? प्रश्न का एक और प्रश्न आप हमसे नहीं पूछ सकते, बजट में कहा गया। अच्छा दूसरी बात क्या कही गई? आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, आप वोट भी नहीं दे सकते। यहां पर जो वोटिंग होती थी
आप ना ही वोट कर सकते हैं बजट के रिस्पेक्ट में, और ना ही आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, डिस्कशन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको वैसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। बोलो इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन डनाडन डन है। ठीक है, अब अगला एक्ट जो है हम लोगों का वो है 1909 का एक्ट। कौन सा है? 1909 का एक्ट। एक बार आपको मैं पीछा दिखा देता हूं। ये देखो, ये रहा, जिसे कहा गया है मोरले मिंटो सुधार अधिनियम। जहीर खान हैंड रेज कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं मेरे दोस्त? जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स को कहते हैं बेटा सुधार अधिनियम। मोरले मिंटो सुधार अधिनियम। मैं चाहूंगा भैया अपनी बात आप जो कहना चाहते हैं अनम्यूट करके जल्दी से बताएं। एक सेकंड रुकिएगा, बताइए। हेलो हाँ बताइए। सर, वोटिंग आपने कहा, वोटिंग मतलब कौन सी होती थी? वोटिंग यहाँ पर जब बजट आता था तो जो मेंबर होते थे हाउस में जी वो मतदान करते थे, है ना? जैसे अभी भी होता है जब वोट आता है, या जैसे आपने देखा होगा कि अब जब मनी बिल आता है या जी फाइनेंशियल बिल आता है या जी अप्रोप्रिएशन बिल आता है, तो उस पर वोटिंग होती है। वो जो है ना थपथपा करके हैंड रेस करने वाला सिलसिला है, जी वो जी होता जी। है यहाँ पे। ठीक है, इस ओके। प्रकार की वोटिंग यहाँ पे नहीं कर पाते थे। नवीन जी का भी प्रश्न है, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त। नवीन सर भैया। सर जो आपने पढ़ा है कि भारत परिषद हो गए 15 सदस्य होंगे, इसमें 8 ब्रिटिश होंगे और 7 कंपनी के द्वारा होंगे। 8 जो होंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब जो ब्रिटेन में सरकार चल रही है उसके द्वारा नियुक्त होंगे, और जो 7 होंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नॉमिनेट या नियुक्त किए जाएंगे। बोलो बात क्लियर? भारत राज्य सचिव का नाम से जाना जाएगा, तो भारत के प्रथम राज्य सचिव का नाम क्या था सर? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। भारत राज्य सचिव के नाम से जाना जाएगा, ये शब्द नहीं बोला गया था। शब्द ये भारत बोला राज्य गया सचिव था, के, सुन जिसमें आप लो, लिखे हैं सचिव, सचिव के बाद क्या बोले थे सर आप? हमने ये कहा था कि यहाँ पे जो कर्ता धर्ता जो हेड होगा उसे भारत राज्य सचिव कहा जाएगा। उसका नाम, उनका नाम बता दीजिए सर। बात क्लियर है? बात क्लियर हो गई कि भारत नहीं? इतनी राज्य बात बताओ सचिव, जल्दी से। ठीक है, हाँ भारत राज्य सचिव के नाम बस से जाना बस। जाएगा। अभी पहले, अब इतना काम हो गया, अब हाँ आगे सर। आ जाओ। पहले यहाँ जहां है पहले वहां आ जाओ, फिर डिस्कशन तुमसे करेंगे। ठीक बेटा? ठीक सर। मुद्दा क्लियर? अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट क्या कहता है? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट कहता है कि इसमें सिर्फ एक मुद्दा आया, वो ये आया कि जो हिंदू और मुस्लिम के लिए बात बोली गई। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1906 में एक मुस्लिम लीग नामक पार्टी बनाई गई थी, जो कि कुछ सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी, जो सदस्य पहले कांग्रेस में ऑलरेडी थे, जैसे आगा खान, सलीमुल्लाह खान, मुहसिनुल मुल्क, वकारुल मुल्क। ये वो मेंबर्स थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इज इट राइट? बोलो जल्दी से। जिसने अभी बंद नहीं किया वो माइक बंद करेगा अपना। किसी का माइक ऑन है? चलिए माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, मेरी बात सुनिएगा आप गौर से। तो यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन 1907 में, और 1908 में मुस्लिम लीग के द्वारा पहली कॉन्फ्रेंस की जाती है अमृतसर में, और 1909 में उनके द्वारा डिमांड करी जाती है कि हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाए। क्या प्रदान किया जाए? पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो मोरले मिंटो सुधार अधिनियम में सिर्फ एक पॉइंट बनेगा कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो भारत में कम्युनिटी थी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या और कोई कम्युनिटी थी, उन सभी का जो मताधिकार क्षेत्र था वो एक था, उसे हटा करके सेपरेशन देने शुरू कर दिए गए। तो सबसे पहला मोरले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या हुआ था, जल्दी से बता दो? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? प्रोवाइड द, क्या प्रोवाइड द? सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स
फॉर द मुस्लिम्स, हिंदी में आप लिखेंगे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया। बस इतनी बात आपको लिखनी है। कहां पर मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। ये सबसे पहला एग्जाम्पल है जब अंग्रेजों ने यहां दिखाया फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। ये सबसे पहली बार यहां नजर आया। 1906 से पहले आप बताइए, क्या हिंदू मुस्लिम एक साथ काम नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। एक साथ पार्टी में नहीं थे। लेकिन 1906 में उन्होंने ऐसा रस बो दिया कि मुसलमानों ने कहा कि भाई अब हम अलगाव चाहते हैं, हमारे साथ सही नहीं हो रहा है। तभी यहां पर एक शब्द आया कि जो मिंटो साहब हैं उन्हें कहा गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। मतलब कहने का ये जो सांप्रदायिकता के आधार पर या जाति के आधार पर जो अलगाव हो रहा है उसके ये पिता माने गए। मुद्दा क्लियर। 1907 में क्या हुआ? 1907 में संविधान बना था कराची में, 1908 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, बात क्लियर। 1909 में इन्हें सेपरेशन दे दिया गया। अगली मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा और जानने की कोशिश करिएगा। जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, उस बात को आप सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे और जानने की क्या करेंगे मेरे दोस्त? कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चला जाए आगे, इतनी बता दो जल्दी से। इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ठीक, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बनता है। वो फैक्ट क्या बनता है? कहते हैं कि जो अब आपको बजट अभी मैंने बताया था, सभी लोग बताओ, यह बजट बताया था, जल्दी से बोलो, बोलो हाँ या ना। तो बोलोगे यस। इस बजट में हम क्या क्या नहीं कर सकते थे बताओ मुझे? इस बजट में हम क्या क्या नहीं कर सकते थे बताओ मुझे? हम यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, और क्या नहीं कर सकते थे? वोट नहीं दे सकते थे। इन दोनों ही कामों को यहां पर मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में करने को मिल गया। मतलब कहने का 1909 में हम बजट के ऊपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या करने लगे? पूछने लगे। हमें पूछने का अधिकार मिल गया, पहली बात। ठीक, बोलो जल्दी से। और साथ ही साथ में हमें वोट करने का भी राइट मिल गया। बोलो जल्दी से। नहीं, सभी को सौरभ सिंह, नॉट अ पर्टिकुलर रिलीजन। सभी को, जो भी वहां पे मेंबर हैं उन मेंबर्स को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वोट भी कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो। चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा और जानने का काम करिएगा। क्या मैंने कहा? मेरी बात को गौर से सुनिएगा और जानने का काम करिएगा। ठीक, सुनिएगा बड़े गौर से। कहते हैं, क्या कहते हैं? कहा जाता है कि अगला जो एक्ट है उस एक्ट का नाम क्या है? 1919 का चेम्सफोर्ड एक्ट, जिसे अंग्रेजी में क्लेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्लेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है। बोलो, बोलो यस और नो। ठीक है, चलिए। अब इस एक्ट में हुआ क्या? ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा सा भी है, थोड़ा सा बड़ा भी है, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा, जानने की कोशिश करिएगा। कहते हैं इस एक्ट में सबसे पहला जो काम हुआ वो यहाँ दो शब्द आए। एक आया उत्तरदायी शासन। हाँ, इसे ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल उत्तरदायी शासन की बात कही गई। मतलब कहने का रिस्पॉन्सिबल रूल की बात बोली गई।
दूसरी बात बोली गई, स्वशासन की पहली बार बात कही गई, मतलब कहने का सेल्फ रूल की पहली बात कही गई। दो बातें, दो शब्द आए, पहला रिस्पॉन्सिबल रूल, उत्तरदायी शासन, और दूसरा कहा गया वो अपने आप सबमिट हो जाएगा, वो अपने आप सबमिट हो जाएगा मेरे दोस्त, परेशान मत होइए। दूसरा जो रूल आया वो सेल्फ रूल था। कौन सा था? सेल्फ रूल। ये दो शब्द आए यहां पर पहली बार। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एक बनाई गई केंद्रीय परिषद, सेंट्रल काउंसिल बनाई गई। केंद्रीय परिषद को क्या बोलते हैं? सेंट्रल काउंसिल बनाई गई, या आप कह सकते हो केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल दो तो और आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो हो सकता है कई लोग परेशान रहे। लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या है मेरे दोस्त? केंद्रीय विधान परिषद। इसे दो भागों में बाइफरकेट किया गया। दो भाग कौन से? एक भाग था राज्य परिषद का, एक भाग था राज्य परिषद का, दूसरा भाग था विधानसभा का। बात को बड़े गौर से सुनिएगा। एक भाग राज्य परिषद का और दूसरा भाग विधानसभा का। भैया प्रेम प्रकाश ये रहती है पीडीएफ में क्या, गई नहीं थी? आप हमें बताइएगा, जो पिछली पीडीएफ आपके पास गई है उसमें हैंडराइटिंग गई होगी जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। जो राज्य परिषद है ये कार्यकाल 5 वर्षों का था, और यहां पे कार्यकाल विधानसभा में 2 वर्षों का था। बात क्लियर? यहां पर कुल सदस्यों की संख्या 60 थी और यहां पर कुल सदस्यों की संख्या 145 थी। ये जो 60 थे इसमें 34 और 26 का रेशियो था। जो ये 26 थे ये नॉमिनेटेड थे, नॉमिनेटेड। जो 34 थे ये इलेक्टेड थे। यहां पर 145 में 104 जो थे ये इलेक्टेड थे, और जो रहे बचे 41 थे ये नॉमिनेटेड थे। ये बात समझ में आई? नॉमिनेटेड और इलेक्टेड का मतलब सभी को पता है या नहीं पता, ये बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, फटाक से, टाइम नहीं करो, जल्दी से बताओ। लो, नहीं पता। देखो, इलेक्टेड का मतलब होता है जिसको चुना गया हो, जिसे मतदान दिया गया हो, ठीक है, जिसे वोट दिए गए हो। बात क्लियर? वो होता है इलेक्टेड। नॉमिनेटेड का मतलब होता है जो मतदान के माध्यम से नहीं, चुनाव के माध्यम से नहीं आया, डायरेक्ट उसको नॉमिनेट कर दिया गया। मुद्दा क्लियर? जल्दी से बोलो यस और नो। सभी लोग बताएं, डन डना डन डन, इतनी बात। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा। यहीं पर लाया गया था दार्ची सिस्टम। इसे हिंदी में कहते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब है दो शासन। नॉमिनेटेड का एग्जाम्पल, ओहो बहुत शाबाश। नॉमिनेटेड का एग्जाम्पल क्या बताएं? जब तुम्हें नॉमिनेटेड नहीं पता है, तुम्हें एग्जाम्पल चाहिए है? राज्यसभा में 12 सदस्य क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं। ऐसे ही लोकसभा में 2 सदस्य नॉमिनेट होते हैं। विपुल जी, मेरे हिसाब से ऐसा था कि देखिए, इस बात के ऊपर मैं अभी थोड़ी चर्चा कम करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से पहले जो थे वो राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनली थे, जो 2 अगस्त 1858 से पहले कहते हैं जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और उन्हीं को राज सचिव कहा गया था। फिर आगे चल करके भारत में जो राज सचिव था उसे राजनीतिक प्रमुख कहा जाने लगा था। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। प्रेम प्रकाश, लेजिस्लेटिव असेंबली है ये।
ठीक है। तो दार्ची सिस्टम का मतलब क्या होता है? दो शासन। कितने शासन? दो शासन। तो पहला शासन किसका? एक था केंद्रीय शासन, एक था केंद्रीय शासन, और दूसरा शासन कौन सा था? तो आप कहोगे प्रांतीय शासन। अरे वही मतलब यार, एक केंद्र सरकार का शासन, एक राज्य सरकार का शासन, सिंपल सी बात, साधारण शब्दों में। अब प्रांतीय का मतलब क्या होता है? प्रांत का मतलब राज्य ही तो था। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। बस यहाँ ये है कि केंद्र का मतलब यहाँ पे क्या था? अंग्रेज थे। यहाँ राज्य, प्रांतीय का मतलब क्या था? विधानसभाएं थी। तो राज्यों को दिया क्या गया? राज्यों को ऐसी चीजें दी गई जिसमें कोई लाभ नहीं था। जैसे हेल्थ दे दिया, खर्चा करो हेल्थ पे, कमाई तो होनी नहीं है। एजुकेशन खर्चा करो, कमाई होनी नहीं है। एग्रीकल्चर कमाई होनी नहीं है, ना के समान थी। केंद्र ने क्या लिया? पुलिस ले ली, मार मार पैसा ले लो। रेवेन्यू ले लिया, मार मार ले लो। न्यायालय, न्यायिक व्यवस्थाएं ले ली, जुडिशियल सिस्टम ले लिया। तो इनके पास में पैसे की इनकम वाले लोग थे, और इनके पास में सिर्फ क्या कहते हैं, घंटी हिलाने वाले लोग थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो शासनों का मतलब होता है दार्ची सिस्टम, या ड्यूल ड्यूल शासन, ड्यूल गवर्नमेंट कह सकते हैं, या कह सकते हो द्वैध शासन, हिंदी में कहते हैं द्वैध शासन। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई तो एक बार डन डना डन डन बता दें जल्दी से आगे, जल्दी से बताएं मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और आप सभी का एक और एक्ट जिसमें कहा गया है भारत, बिल्कुल अगला जो एक्ट है उसे मैं आपको यही बता दे रहा हूं, जिसे कहा जाता है 1935 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? 1935 का एक्ट। देखिए, अगर मैं 1935 के एक्ट की बात करूं, 1919 में, बिल्कुल अकरम जी, दार्ची बोलते हैं। इट्स नॉट अ दार्ची, या डार्की बोला जाता है, DAIRCHY। ठीक, 1919 में आया था, ध्यान रखिएगा। अभी यार 1919 ही तो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 1919 का जो के एक्ट के बाद में जो 1935 का एक्ट आया है, कौन सा एक्ट आया है? 1935 का एक्ट आया है। इस एक्ट के आधार पर कहा गया है वर्तमान संविधान में सबसे ज्यादा अगर किसी एक्ट का इस्तेमाल किया गया है, मोर देन 70%, वो कौन सा है? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। क्यों? क्योंकि इसी में हमने लिस्ट लिया है, विषयों को यहीं से लिया है। कौन से विषय? जो कि आपके संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के आधार पर जोड़े गए। किस लिस्ट के आधार पर? कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब कहने का, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, साथ ही साथ में यहाँ पर जो कम्युनल चीजें थी उसको भी लाया गया। संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका का मतलब होता है फेडरल जुडिशरी, या न्यायालय कह लीजिए। संघीय न्यायालय भी यही था, जो कि 3 मेंबर बॉडी हुआ करता था, कोई काम नहीं हुआ करता था। एक उसमें मुख्य न्यायाधीश, 2 उसके सहयोगी न्यायाधीश दिन भर बैठे रहते थे, गप्पे मारते थे। अब आपको क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डिसीजन नहीं दे सकते थे। इन लोगों का डिसीजन बन के आता था लंदन की प्रीवी काउंसिल से। कहाँ से बन के आता था? लंदन की प्रीवी काउंसिल से। जो डिसीजन बन के आया, बस उसी डिसीजन को बांचना होता था इन्हें, ठीक है। क्या बांचना होता था बेटा? जो प्रीवी काउंसिल से लंदन की डिसीजन बन के आता था उसी को इन्हें बस पढ़ देना होता था। तो फेडरल कोर्ट का बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं था, ये आप कह सकते हो, ठीक है। हाँ, प्रेम प्रकाश जी, इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे। वर्तमान में जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट हैं उनकी अगर हम बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 97 सब्जेक्ट थे पहले, जो 100 सब्जेक्ट हो गए हैं। स्टेट लिस्ट में जो पहले 66 सब्जेक्ट थे, वो अब 61 सब्जेक्ट हो गए हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 सब्जेक्ट थे, जो उठ करके अब 52 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो वर्तमान की स्थितियों को याद रखिए, उन स्थितियों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, उनका कोई मतलब नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, 1935 का है भैया। हमने कहा सबसे पहले, शुभ जी देखो, पहले तो बात समझो कि एक बात को एक बार समझ। फेडरल कोड, बहुत बढ़िया। फेडरल का मतलब बेटा संघीय न्यायालय। जैसे अपना भारत का संघीय न्यायालय क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऐसे ही उस टाइम पे संघीय न्यायालय होता था, ठीक। बात समझ गए? जो कोर्ट, क्या कोर्ट का क्या काम होता है? बेसिकली हैंडल द इश्यूज, लीगल इश्यूज। कॉन्करेंट लिखा है, कॉन्करेंट, समवर्ती सूची, अक्रम।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, ये बताया क्या गया कि 70% से ज्यादा वर्तमान संविधान में अगर किसी का इन्फ्लुएंस है तो किसका इन्फ्लुएंस है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इन्फ्लुएंस है। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि 1947 का जो एक्ट आया, ये क्या था? इसके द्वारा भारत, जो हमारा भारत है या हमारा जो इंडिया है, दैट इज भारत, इसके दो टुकड़े किए गए। अच्छा एक बात बताओ, भारत के दो टुकड़े किए गए या ब्रिटिश भारत के दो टुकड़े किए गए? बोलो जल्दी से। तो कभी ये मत कहिएगा कि भारत के दो टुकड़े किए गए या भारत को विभाजित किया गया, नहीं, ब्रिटिश भारत को विभाजित किया गया दो भागों में, जिसमें एक निकल के आया भारत या इंडिया और दूसरा निकल के आया पाकिस्तान। कौन निकल के आया? पाकिस्तान। ये बात अगर क्लियर हो तो जल्दी से यस कर दें, जल्दी से यस कर दें सभी लोग, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो एक्ट थे वो सारे के सारे क्या हो गए मेरे दोस्त? कंप्लीट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और सभी लोग याद रखेंगे। हाँ सर, आई हैव अ क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन बोलो, बताओ भाई क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? मानस अनम्यूट कर लो अपने आप को, बताओ। हाँ नवीन जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर वो जो मैंने आपसे पूछा था कि सचिव हाँ भैया, भारत, सुन लिया तुम्हारा सवाल। हमने बीच में अभी नाम लिया था लॉर्ड स्टैनली का, सुना नहीं शायद आपने? लॉर्ड स्टैनली, आरबीआई वॉज प्रपोज। हाँ उसके लिए आप प्रेम प्रकाश यहाँ बात मत करिए, आरबीआई एक्ट वहीं बात करेंगे, यहाँ कोई अर्थ नहीं है। दैट विल बी द पार्ट ऑफ ऑल्सो इकोनॉमिक्स और दैट विल बी ठीक है द सर। पार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। हाँ चलिए, तो मानस जी हमारे अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कहाँ हैं आप? चलिए करिए अनम्यूट। गुड आफ्टरनून सर। सर बोलिए। आपने ये विधानसभा का तो बता दिया था इन क्लेम्सफोर्ड एक्ट 1919, तो विधानसभा को तो लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं सर, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के बगल जो आपने ये लिखा है राज्य शीशा या ये, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राज्य परिषद। ये जी सर। ये लिखिए स्टेट काउंसिल। उस ओके, टाइम पर, लेजिस्लेटिव हाँ, असेंबली एंड स्टेट ये काउंसिल। स्टेट काउंसिल है। ये उस टाइम पे अपर हाउस हुआ करता था, जैसे आज के समय में राज्यसभा होता है, जी ये सर। उस टाइम पे राज्यसभा के जैसा ही कह सकते हैं। ये अपर हाउस था, उच्च सदन था, और ये आपका लोअर हाउस था उस टाइम भी, और आज भी राज्य के लिए ये लोअर हाउस का ही काम करता है, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और बताइए, और कोई? नवीन, काम हो गया भैया तुम्हारा भी? जल्दी बताओ, लिख लिया ना स्टैनली? जल्दी बताओ, टाइम नहीं करो अब, क्योंकि क्लास, बिल्कुल गुरुजी, लॉर्ड मैकाले ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए काम किया था या बिगाड़ने के लिए? मोहित सिंह, इस बात को मैं जहां तक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, देखिए मैं सिंपल सी बात कहूं कि अभी मेरी बात को समझिएगा, फेडरल बोलते हैं मानस से, संघी को फेडरल बोलते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, फेडरल जुडिशरी, देखिए जो आपने बात बोली है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। अभी जैसे मैं सिंपल सी बात कहूं कि मोहित सिंह को भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया गया, एचआरडी मिनिस्टर। मोहित सिंह आए, मोहित सिंह ने कहा ऐसा है भारत में पूरे अब हिंदी नहीं चलेगी, तो भाई क्या चलेगी? क्या मलयालम चलेगी? ये तो अब मोहित सिंह का मानना है, बात क्लियर है। तो क्या हमारे देश के लिए अच्छा है क्या बुरा है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखिए मेरा ये मानना है कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, देखिए उस टाइम पे क्योंकि हमारे पास में सिर्फ हिंदी एजुकेशन सिस्टम था, या फिर हम काम करते थे उर्दू में या हम संस्कृत में। मेरा मानना है हम तीन भाषाओं में पहले काम करते होंगे, ये मेरा होंगे मानना है, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। या तो हम हिंदी पे काम कर रहे थे, या तो हम संस्कृत में काम कर रहे थे, या तो हम उर्दू में काम कर रहे थे। एम आई राइट और नॉट? क्योंकि मदर से पहले आ गए थे, अंग्रेजों ने मदर से पहले स्टैब्लिश कर दिया, दैट वाज द टाइम ऑफ 1781। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में पहला मदरसा स्थापित किया था। तो ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा कि ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, समय को देखते हुए उसने बेहतर काम करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीयों के दृष्टिकोण में वो बेहतर माना गया नहीं माना गया एक अलग मुद्दा है, ठीक है। हाँ ये बात ध्यान रखिएगा।
मोहम्मद अकरम कह रहे हैं 1318 का एक्ट बता दीजिए। 1318 का कोई एक्ट ही नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होगी मेरे दोस्त, अगली क्लास में मुलाकात होगी। देन वी विल स्टार्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा से शुरुआत होगी और आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आज की सेवाएं यहीं खत्म होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।